एवरीवन, यू आर वेलकम टू द बी आर्ट्स टॉपर और वर्ल्ड हिस्ट्री की BA 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी एज पर द सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमने यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज न्यू इंपीरियलिज्म एंड पर्टिकुलरली न्यू इंपीरियलिज्म का मीनिंग और कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म। देखो, इंपीरियलिज्म क्या होता है? वेबस्टर्स यूनिफाइड डिक्शनरी एंड एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, इंपीरियलिज्म एक पॉलिसी है किसी भी पावरफुल नेशन की जिसके तहत वो अपना जो कंट्रोल है अपनी नेशनल बाउंड्रीज के आउटसाइड भी एक्सटेंड करते हैं या दूसरे नेशंस के ऊपर कॉलोनीज इस्टेब्लिश करके या दूसरी रेसिस के ऊपर अपना जुरिस्डिक्शन इस्टेब्लिश करके वहाँ पे अपना कंट्रोल जब इस्टेब्लिश करते हैं उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। सो इंपीरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ अ नेशन टू एक्सटेंड इट्स कंट्रोल, मतलब अपना कंट्रोल एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड इट्स बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज के आउटसाइड में, जहाँ तक हमारी नेशनल बाउंड्रीज है उसके आउटसाइड में जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके ऊपर अगर कोई कंट्री अपना रूल इस्टेब्लिश करती है, दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। और इंपीरियलिज्म किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो दूसरी कंट्री के ऊपर अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करके हो, मतलब अपना कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश करके, जैसे इंडिया में भी ब्रिटिश एम्पायर ने किया था, ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में जिस तरह से, या अदर जो रेसेस हैं इन्फीरियर मान के उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन इस्टेब्लिश करके, ठीक है। और ये न्यू इंपीरियलिज्म क्या है? ये एक्चुअली लेटर फेज ऑफ 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग की अगर बात करें तो इसमें जो इंपीरियलिज्म की एक सेकेंड वेव आई थी उसको हम कहते हैं न्यू इंपीरियलिज्म या नियो इंपीरियलिज्म। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि यूरोप में इस टाइम पे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया था या इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी, ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये टाइम पीरियड है और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई यूरोप में, अब उनको ज़रूरत थी रॉ मटेरियल की, मार्केट की, जिसको उन्होंने दूसरे नेशंस के ऊपर अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करके फुलफिल किया था। इस नीड को यूरोपियन नेशंस ने फुलफिल किया था कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश करके, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या था कि उनकी जो प्रोडक्शन थी वो मैकेनाइज्ड हो गई थी। अब मशीन्स के थ्रू जब काम होने लगा तो एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी से अब उनको रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, फिर मार्केट की भी उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से उनको ज़रूरत थी कि वो दूसरे लैंड के ऊपर जाके अपनी कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश करें। ज़रूरत देखो इस चीज़ की नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो नीड्स थी उनको कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश करके फुलफिल किया था, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इंपीरियलिज्म पहले भी था, लेकिन ये जो वेव आई थी, सेकेंड वेव थी न्यू इंपीरियलिज्म की, ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जो इंपीरियलिज्म हुआ, जो यूरोपियनाइजेशन हुआ वर्ल्ड का, उस टाइम पीरियड को फिर न्यू इंपीरियलिज्म कह दिया गया। यूरोपियनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड से क्या मतलब है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे जाके उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया, तो एक तरह से सारा वर्ल्ड ही क्या था, यूरोपियनाइज हो गया था, ठीक है। और न्यू इंपीरियलिज्म को इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज्ड कॉलोनियल एक्सपेंशन का टाइम था ड्यूरिंग द ईयर्स 1870s एंड 1914। तो 1870 से 1914 का जो टाइम पीरियड है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉलोनियल एक्सपेंशन यूरोप ने किया था, उसी टाइम पीरियड को कहा गया न्यू इंपीरियलिज्म। और इंपीरियल पावर जो थी, मतलब कि यूरोपियन स्टेट्स, ये क्या करती थी, वास्ट टेरिटरीज़ को सीज करती थी और अपना एम्पायर वहाँ पे इस्टेब्लिश कर देती थी। मेनली उन्होंने न्यू इंपीरियलिज्म के टाइम ये काम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किया था। जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कुछ एक दो जगहों को छोड़ के उन्होंने एंटायर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज किया, फिर पार्टीशन भी किया अफ्रीका का, और इसके अलावा एशिया, मिडल ईस्ट और पैसिफिक ओशन में उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया था और इंपीरियलिज्म आया था यहाँ पे, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि न्यू इंपीरियलिज्म एक मर्केंटलिस्टिक पॉलिसी थी,
मर्केंटलिस्टिक इसलिए क्योंकि न्यू इम्पेरियलिज्म बेसिकली ट्रेड के लिए स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण उनको रॉ मटेरियल की, मार्केट की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसको उन्होंने कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश करके फुलफिल करना ज़्यादा बेटर समझा। तो ये मर्केंटलिस्टिक पॉलिसी की तरह स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ डेवलप्ड बाय यूरोप। इसमें क्या था कि फोर्सफुल एक्सटेंशन वो करते थे अपने एम्पायर का, एंड सब्जुगेशन ऑफ अ नेशन सोवरेंटी, किसी भी नेशन की सोवरेंटी के ऊपर वो सब्जुगेशन करते थे अपने सेल्फिश टेरिटोरियल इंटरेस्ट के लिए और इकोनॉमिक गेन्स के लिए, जिस वजह से क्या हुआ कि बाद में ये जो डोमिनेशन था ये पॉलिटिकल डोमिनेशन में कन्वर्ट हो गया कॉन्कर्ड स्टेट्स का। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, यूरोपियन नेशंस या इंपीरियल पावर्स ने अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन कॉलोनीज पे इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, नाउ आई होप कि इंपीरियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म का मीनिंग आपको वैसे क्लियर है, लेकिन हम एक बार डिस्टिंक्शन देख लेते हैं ओल्ड इंपीरियलिज्म एंड न्यू इंपीरियलिज्म में। फाइन, सो ओल्ड इंपीरियलिज्म क्या था? 16th सेंचुरी की बात है ये, जब 16th सेंचुरी में ट्रेड रूट्स फाइंड आउट किए जा रहे थे यूरोपियन नेशंस द्वारा, वो ट्रेड रूट्स फाइंड आउट कर रहे थे। देखो, पर्पस उस टाइम भी क्या था, ट्रेड था, लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला नहीं था, जस्ट ट्रेड के लिए उनको ट्रेड रूट्स फाइंड आउट करने थे। तो उन्होंने रूट्स फाइंड आउट किए, जैसे एशिया का, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ईस्ट इंडीज़, तो इन सब के जो ट्रेड रूट्स फाइंड आउट किए, तब उन्होंने यूरोपियन नेशंस ने बाद में आकर यहाँ पे अपना कॉलोनियल रूल भी इस्टेब्लिश कर दिया था। अमेरिकाज में भी उन्होंने यही किया था, अमेरिका को जब डिस्कवर किया फिर वहाँ पे जाके कॉलोनियल रूल भी इस्टेब्लिश कर दिया। ये जो था ये ओल्ड इंपीरियलिज्म था, जो 16th सेंचुरी में यूरोपियन नेशंस ने किया था पहले। दिस फेज इज कॉल्ड ओल्ड इंपीरियलिज्म या इंपीरियलिज्म ऑफ एंशिएंट टाइम्स। ये रफ था, क्रूड था, बारबेरियस था और पॉलिटिकल था नेचर में। ठीक है, लेकिन न्यू इंपीरियलिज्म इससे डिफरेंट कैसे था? फर्स्ट तो डिफरेंस टाइम पीरियड का है। न्यू इंपीरियलिज्म आया था लेटर फेज ऑफ 19th सेंचुरी में, और यूरोप, क्योंकि यूरोप में कमर्शियल रेवोल्यूशन इस टाइम पे आया था, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नीड थी, डिज़ायर थी वेल्थ की और रॉ मटेरियल की। पहले जस्ट ट्रेड एक मोटिव था, लेकिन अब उनको डिज़ायर थी ज़्यादा वेल्थ के लिए और रॉ मटेरियल की उनको बहुत ज़्यादा नीड थी यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से, जिस वजह से फिर ये न्यू इंपीरियलिज्म की सेकेंड वेव आई थी, और ये बहुत ज़्यादा उससे थोड़ी सिवियर थी। मर्केंटलिस्ट मेंटेन दैट कॉलोनीज कुड सर्व एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ। अब मर्केंटलिस्ट जो थे वो क्या बिलीव करते थे कि अगर हम दूसरे नेशन के ऊपर जाकर कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर दें तो वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ वेल्थ होगा। पर्सनल मोटिव्स बाय रूलर्स, स्टेट्समैन, एक्सप्लोरर्स एंड मिशनरीज सपोर्टेड द इंपीरियल बिलीफ इन ग्लोरी, गॉड एंड गोल्ड। एक ये बिलीफ उस टाइम पे बहुत ही फेमस था, ग्लोरी, गॉड एंड गोल्ड का। ग्लोरी मीन्स कि जिसके पास जितने ज़्यादा कॉलोनियल नेशंस हैं वो नेशन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, गॉड, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए भी वो कॉलोनियल रूल को ज़रूरी समझते थे, और गोल्ड, वेल्थ एक्वायर करने के लिए कॉलोनियल रूल को वो एक ज़रिया मानते थे। ठीक है, अब क्योंकि ये जो न्यू इंपीरियलिज्म है ये 19th सेंचुरी के लेटर फेज में आया था, तो ट्रेड रूट्स तो पहले से पता थे, वो 16th सेंचुरी में पता चल चुके थे। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यूरोपियन नेशंस ने अपनी कॉलोनीज कुछ पहले से इस्टेब्लिश की हुई थी, लेकिन वो सिर्फ कोस्ट तक सीमित थे, इंटीरियर में अफ्रीका के ज़्यादा एंटर नहीं हुए थे। लेकिन अब ये सेकेंड वेव में वो इंटीरियर में भी एंटर हुए थे। ठीक है, so they set up trading ports and gained footholds on the coast of Africa and China and worked closely with the local rulers to ensure the protection of European economic interest. अब उन्होंने जो ट्रेडिंग पोर्ट्स थे इनको सेटअप किया अफ्रीका के कोस्ट पे, लेकिन उन्होंने इंटीरियर में भी एंटर किया था। सो मॉडर्न टाइम्स में जो न्यू इंपीरियलिज्म था वो बहुत ही रिफाइंड था, सोफिस्टिकेटेड था, जिसका मेन एम इकोनॉमिक गेन था, लेकिन वो पॉलिटिकल भी था नेचर में, पॉलिटिकल भी बन गया था बाद में, मेन वैसे इकोनॉमिक गेन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कॉजेज हम करेंगे न्यू इंपीरियलिज्म के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सजेशंस और वीडियो आपको कैसी लगी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। PDF नोट्स बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है,
इस पे मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। कंप्लीट ई बुक आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक।